हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे अच्छे अच्छे भाइयों, प्यारे भाइयों, आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से। और आज जो वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको हम बनाने वाले हैं, जो वीडियो में आपको आज बताएंगे वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा कि वाई इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी एज ए शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। मतलब शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इसमें हमको, हाँ, तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट क्यों करें, क्यों ज़रूरी है करना, मतलब ज़रूरी क्यों है करना। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया में है। लेकिन अभी बात पूछा जाए कि इसमें से स्टॉक मार्केट में कितने लोग एक्टिव हैं, तो वो नंबर मुश्किल से 1-2 करोड़, 2 करोड़ 3 करोड़ के समथिंग आएगा। कितना परसेंट हुआ? मतलब लेस देन 1%, मतलब 1% से भी कम लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए। 1% से भी कम पेनिट्रेशन है यहाँ पे अभी। लेकिन अगर यही बात हम यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका की लगभग 33-34 करोड़ पॉपुलेशन है। वहाँ पे आपको जो 33-34 करोड़ की पॉपुलेशन में जो है कम से कम आपको 35 करोड़ लोग जो है 50% से ज़्यादा लोग आपको यहाँ ऐसे दिख जाएंगे जो कि मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं। तो कितना पेनिट्रेशन दोनों में कम है, एक जहां आपको 1% का मिल रहा है और जहां आपको जो है 50% से ज़्यादा, अमेरिका में 50% से ज़्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इसमें शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान में अभी 1% से भी कम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कितना ज़्यादा इसमें पेनिट्रेशन की ज़रूरत है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्यों है, वहाँ पे ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे कम क्यों है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ज़रूरी क्यों है पार्टिसिपेट करना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़रूरी क्यों है, वो मैं आपको बताने की इसमें कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात, जब भी हमारे पास पैसा इकट्ठा होता है, जब एक्सेस पैसा होता है, मतलब खर्च करने के बाद जब हम सेविंग की बात करते हैं, तो सेविंग में हम लोग को सबसे पहले दिमाग में क्या बात आती है? सबसे पहले दिमाग में आती है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, सबसे पहला दिमाग में आता है कि लाओ एफडी करा लेते हैं। एफडी का इंटरेस्ट रेट कितना है? 4%। ठीक है, और वो भी टीडीएस कटने के बाद 3%, लगभग टीडीएस कटने के बाद 3%। ठीक है फ्रेंड, ये आपको सालाना मिलता है। और ये आपको सालाना मिलता है। ये तो बात हुई कि एफडी में कितना मिलता है। लेकिन आप पहले ये सोचिए कि एफडी में हमको 4% मिलता है, और सालाना जो महंगाई है, जो चीज़ हम इस साल जो है, मान लीजिए 10 रुपये में ख़रीद पा रहे हैं, जो 10 रुपये में इस साल हम ख़रीद पा रहे हैं, अगले साल क्या वही चीज़ हम 10 रुपये में ख़रीद पाएंगे? ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान का इतिहास है, ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, वैसे तो हर जगह नहीं होता है, लेकिन मैं खासकर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 7% के रेट से इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। मतलब 7% सालाना के दर से महंगाई बढ़ रही है। मतलब उस 10 रुपये की कीमत जो एक पिछले साल थी, वो इस साल 7% कम हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, तो उसकी लास्ट ईयर आपके पास अगर 1 लाख रुपए था, तो उसकी जो कीमत है वो इस साल 7% के रेट से कम हो गई है। जो सामान आप 1 लाख रुपए में 100% खरीद सकते थे, इस साल आप उसमें से 7% कम खरीद पाएंगे। मतलब 7% उस सामान का रेट बढ़ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, यही रीज़न है कि देखिए 7% के रेट से इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता रहता है। गवर्नमेंट के पास 2 तरह के टैक्स कलेक्शन होते हैं मेनली।
जो एक तो टैक्स होता है जो आपको दिखता है गवर्नमेंट के पास है, एक टैक्स कलेक्शन है जो आपको दिखता है, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, ये सब टैक्स, ठीक है। दूसरा वो होता है जो हमको दिखता नहीं है, जो गरीबों से लिया जाता है। गरीबों से कैसे लिया जाता है? पेट्रोल का रेट बढ़ गया, ठीक है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, इसमें से जो टैक्स है कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। डीजल का रेट बढ़ गया, कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। गैसोलीन का दाम बढ़ गया, कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। नेचुरल गैस का दाम बढ़ गया, कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन होता है, गवर्नमेंट अपने आप आपसे टैक्स ले लेती है। वो कैसे? गवर्नमेंट के पास मान लीजिए कोई 10, हाँ फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास, या वैसे समझते हैं, थोड़ा सरल लैंग्वेज समझते हैं। मान लीजिए कोई दुकान वाला है, उसके पास एक्स आइटम है, वो एक्स आइटम जो है 10 है, मान लीजिए 10 क्वांटिटी उसके पास है, ठीक है, और उसमें से एक क्वांटिटी का दाम है 100 रुपये, ठीक है। मतलब 10 क्वांटिटी उसके पास है, 10 क्वांटिटी उसके पास है, कोई आइटम है 10 क्वांटिटी। मान लीजिए टूथपेस्ट है, 10 टूथपेस्ट उसके पास है, ठीक है। पूरे मार्केट में 10 टूथपेस्ट है केवल, ठीक है, और उसको यूज करने वाले 10 ही लोग हैं, और 10 ही लोगों के पास मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है। तो इस टूथपेस्ट का दाम 10 रुपये उस टाइम है। लेकिन अगर वही इसमें एक काम ये कर दिया जाए कि जो ये लोगों के पास 100 रुपये है, उनको अगर हम 1,000 रुपये दे दें, सबके जेब में डाल दें, 1,000 रुपये अगर सबके जेब में डाल दें, तो आदमी जब इस टूथपेस्ट लेने जाएगा तो जिसके पास, वो दाम और बढ़ा के ख़रीद सकता है ना। मान लीजिए टूथपेस्ट की शॉर्टेज हुई, तो वो 10 रुपये दाम ना दे के, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, उसके पास पैसा ज़्यादा आ गया है, तो वो दाम बढ़ा के ले सकता है इसको। उसकी टूथपेस्ट की ज़रूरत है, वो दाम बढ़ा के ले सकता है। ये इसमें बात है। होता क्या है कि गवर्नमेंट नोट छापती है, जो नोट हम लोग यूज करते हैं, वो नोट जो है वो गवर्नमेंट छापती है। तो गवर्नमेंट का नोट ज़्यादा छपना, उस हिसाब से प्रोडक्ट कम बनना, ये जो है इन्फ्लेशन की निशानी होती है। मतलब लोगों के पास नोट ज़्यादा पहुंच गया और प्रोडक्ट उतना ही है। प्रोडक्ट की स्केल नहीं बढ़ी नोट की अपेक्षा, नोट ज़्यादा छप रहा है, प्रोडक्ट कम बन रहा है। तो क्या होगा इससे? समझिए बात को। इससे क्या होगा? नोट आपके पास ज़्यादा आ जाए, प्रोडक्ट उतना ही रहे, तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, तो क्या करेंगे कि ये इसका रेट जो है वो महंगा हो जाएगा, लोग ज़्यादा पैसा दे के इसको ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो यही होता है इसमें, यही होता है इन्फ्लेशन। इसी को कहते हैं कि चुपके से इन्फ्लेशन। किसी दार्शनिक ने कहा है, किसी फिलोसफर ने कहा है कि गवर्नमेंट जो होती है, कहीं की भी गवर्नमेंट के लिए वो बात किया है कि इन्फ्लेशन एक ऐसा हथियार है गवर्नमेंट का, एक ऐसा वेपन है कि वो अपने आप रातों रात किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नोट प्रिंट करके इन्फ्लेशन बढ़ा देता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब नोट प्रिंट करेगा तो टैक्स अपने आप उसके पास, गवर्नमेंट के पास पहुंचता चला जाएगा। नोट प्रिंट करेगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, जब दाम बढ़ेंगे तो दाम के साथ साथ जो टैक्स कलेक्शन है उस प्रोडक्ट पे जो टैक्स लग रहा है, टैक्स तो सभी प्रोडक्ट पे लगता है, आप जानते ही हैं, जो टैक्स लग रहा है वो भी तो बढ़ेगा, उसका भी तो टैक्स कलेक्शन भी तो बढ़ेगा ना। ये है। तो गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन बढ़ाती है, और मतलब इसको ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई वो होता है, वो आरबीआई उसको मैनेज भी करती है कि इन्फ्लेशन बढ़ने ना पाए, लेकिन जब तक उसको ज़रूरत पड़ती है तब तक वो बढ़ा सकती है। समझ रहे हैं फ्रेंड? तो मोटा मोटा हम ये माने कि इन्फ्लेशन 7% के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, और जो एफडी है वो हमको 4% रेट से दे रहा है। तो आप बताइए, आप फ़ायदे में हैं? सोच के बताइए। 7% के रेट से आपके रुपए का दाम जो है, रुपए की वैल्यू घट रही है, और उसी रुपए का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 4%। मतलब 1 लाख रुपए आपने रखा है 1 साल के लिए, तो वो 7% कम हो गया है, लेकिन बैंक आपको दे रही है 4%। मतलब 3% के आप नुकसान में हैं। ये बात तो समझ में आ गई ना आपको कि एफडी में रखना 3% का नुकसान हम कर रहे हैं। चलिए,
अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। लोग कहते हैं कि ज़मीन में पैसा लगा दो, ज़मीन खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, तो वो आपको बहुत तेज़ी से पैसा देगा। मान लीजिए कोई 50 लाख का हम प्रॉपर्टी खरीदे हैं, ठीक है, 50 लाख की प्रॉपर्टी हमने खरीदी, 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर उसका दाम हमने 1 करोड़ रुपए को वो बेच दिया, ठीक, 1 करोड़ रुपए का हम वो बेच दिए। मान के चलिए कि इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, 50 लाख का डबल हो जाएगा 10 साल में, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी आसानी से इतनी सस्ती तो मिलती नहीं है, या फिर आपकी किस्मत ही है कि कहीं फ्लाईओवर मतलब कहीं रोड निकल गई अचानक से, या कहीं कोई अचानक कोई डेवलपमेंट हो गया तो उसका दाम भी बढ़ सकता है। वो तो किस्मत की बात है, वो तो लॉटरी लगने के बराबर है, उसकी बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरलाइजेशन वाली बात कर रहा हूँ कि कोई आदमी इन्वेस्ट करता है ये समझ के कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँगा तो आगे हमको इसमें जो है दाम इसका बढ़ के मिलेगा। तो आप मान लीजिए कि कोई हम एक्स प्रॉपर्टी है 50 लाख की हमने ख़रीदा, 10 साल के बाद उसको 1 करोड़ की हमने उसको बेच दिया। ये 10 साल के में 1 करोड़ जो हुआ, 50 लाख का जो आप प्रॉफिट हुआ, ये पता है आपको कितना मिला? ये भी 7% के रेट से बढ़ा आपका। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये भी 7% के रेट से आपका बढ़ा। समझ रहे हैं? आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 50 लाख का 1 करोड़ आपका 10 साल में हुआ, तो ये भी 7% के दर से ही हुआ। कंपाउंडिंग जब आप करेंगे, मतलब 1 लाख का 50 लाख का 7% एक साल में बढ़ाएंगे तो 5 सत्ते 35, लगभग 53 लाख हो जाएगा। फिर 53 लाख का 7% निकालेंगे, ठीक है, तो 53 लाख का 7% लगभग आपका 7 पचे 35, तो 7 तिरिक 21, लगभग 3 2 5 53, लगभग 57-58 लाख हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। अब 60 लाख का 7% निकालेंगे तो 7 छंग 42, 64 लाख। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब आप देखेंगे तो वो जो है 10 साल में आपका, 10 साल में जो 50 लाख का 1 करोड़ हुआ, वो भी 10 साल में जो उसका वो निकला परसेंटेज, कितना परसेंट हमें रिटर्न मिला, तो आपको 7% मिलेगा, ठीक है। अब ये 7% इन्फ्लेशन के 7% के बराबर, मतलब जितना इन्फ्लेशन बढ़ा, जितना आपके रुपए की वैल्यू घटी, उतना आपको मिल गया इसमें। ना प्रॉफिट ना लॉस, पीएल आपका 0 है, ना आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका प्रॉपर्टी का दाम बढ़ गया, कोई फ़ायदा इसमें आपको नहीं मिला, ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां आपने अगर कोई अच्छा स्टॉक पकड़ लिया, कोई अच्छा स्टॉक आपको अगर मिल गया, ठीक है, जैसे कि टाइटन, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ अभी, ये कोई मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, कोई ये डिस्क्लेमर है मेरा, मतलब मैं कोई आपको कह नहीं रहा हूँ कि कोई ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा है आप इसको इन्वेस्ट करिए। ये हो चुका, मैं जो बात कर रहा हूँ ये हो चुका, अब आगे नहीं होगा। आगे मतलब किसी दूसरे स्टॉक में हो सकता है, वो आपको चुनना पड़ेगा खुद से। मैं जो हो चुका है उसको मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे टाइटन है, ठीक है, टाइटन, जैसे आपका हीरो मोटर है, ठीक है, जैसे आपका HUL है, जैसे आपका मारुति है, ठीक, जैसे आपका TCS है, जैसे आपका इन्फोसिस है, ठीक है फ्रेंड, जैसे आपका डिवीज़ लैब है, जैसे आपका डॉक्टर रेड्डी है, ठीक है, जैसे आपका लुपिन है, जैसे आपका HDFC बैंक है, जैसे आपका बजाज फिनजर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनजर्व है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, मैं बहुत नाम गिना सकता हूँ आपको, कि वो इन्फ्लेशन के रेट से कई गुना ज़्यादा, मतलब कि सालाना अगर आपको जो देखा जाए तो लगभग 21% सालाना
कि 10 से ये आपको रिटर्न दिए हैं। 10 साल का रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 21%, कोई 35%, ठीक है, कोई 11%, कोई 10%, ठीक है, कोई 20%, इस तरह से आपको रिटर्न इसमें मिला है। तो मतलब मेरा ये कहने का कि सिर्फ शेयर मार्केट ही ऐसी जगह है जहां आपके पैसे की वैल्यू बनी रहती है और बढ़ती रहती है। उसके अलावा आप ये सोचें कि मैं एफडी करा दूं, आप ये सोचें कि मैं प्रॉपर्टी ख़रीद लूं, आप ये सोचें कि मैं एलआईसी करा लूं, आप ये सोचें कि मैं कुछ और कर लूं, नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा पैसा बना है तो सिर्फ इक्विटी में। इक्विटी मार्केट ही ऐसी है। और आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड, इक्विटी ही एक ऐसी मार्केट है, शेयर मार्केट मतलब शेयर मार्केट को ही बोला जाता है, इक्विटी मतलब शेयर होता है वो। ये शेयर मार्केट ही ऐसी जगह होती है जो जहां भी आप पैसा डाल रहे हैं, चाहे आप एफडी करा रहे हैं, चाहे आप एलआईसी करा रहे हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, चाहे आप जो कर रहे हैं, जो भी एक्सेस पैसा होता है, इसका कुछ पार्ट लगभग कम से कम 30 से 40% पैसा ये एफडी वाला जो पैसा आपका है, ये एलआईसी वाला जो पैसा आप है, ये कहीं ना कहीं ये इक्विटी में जाता है। ये लोग कमाते हैं ज़्यादा। जैसे एलआईसी है, मैं आपको एलआईसी का एग्जांपल लेके बताऊँ। एलआईसी है, ठीक है, ये खुद कमाती है 20% से और आपको देती है 4% से 5% तक, ठीक है। खुद कमाती है 20% और आपको देती है 4 से 5%। 20% कैसे कमाती है? ये इक्विटी में डालती है, शेयर मार्केट में पैसा ये इसका लगता है, वहाँ से कमाती है ज़्यादा, आपको मिलता है कम। तो आप क्यों ना इसको सीख लें अच्छी तरह से, मतलब बिना सीखे मैं काम करने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप इसको सीखिए, सीख के डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में काम करिए ना। आप इनके सहारे क्यों करते हैं? ये आपका पैसा डिवैल्यू कर रहे हैं, आपका पैसा ये डिवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, पैसा आपका डिवैल्यू हो रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आप जो है इसमें लगा दीजिए अपना, वो है इसमें, क्योंकि रिस्क भी है। रिस्क किस बात का है वो मैं आपको डिस्कस कर दूँ। रिस्क इस बात का है, पहली बात तो आपको शेयर पहचानना आना चाहिए, शेयर की आपको पहचान होना चाहिए। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उनका कभी आप ऑटोग्राफी पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो वो उन्होंने टाइटन पे अपना दांव लगाया था। टाइटन उनको करोड़पति बना दिया। टाइटन का शेयर जो है, उनको करोड़पति बनाने में टाइटन का शेयर बहुत बड़ा हाथ है इसका, ठीक है। ऐसे ही कई लोग हैं जो नामी चेहरे हैं। जैसे कुछ लोग हैं, किसी को लुपिन ने बनाया करोड़पति, किसी को टीसीएस ने बनाया, किसी को माइंट्री ने बनाया, किसी को मदरसन सुमी ने बनाया। कई लोग हैं ऐसे, तो आपको मिल जाएंगे। जब आप शेयर मार्केट में आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, आप जानकारी आपको मिल जाएगी काफ़ी। तो मेरा कहने का मतलब इसमें रिस्क थोड़ा सा ये है कि आपको शेयर पहचानना आना चाहिए, ठीक है, पहचान होनी चाहिए शेयर की, और आपको रिस्क समझना है कि मेरा रिस्क इसमें क्या है, ठीक है। शेयर नीचे भी जा सकता है, ऊपर वोलेटिलिटी आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने अगर 10 लाख रुपए लगाया, हो सकता है वो 1 साल के लिए 5 लाख भी हो जाए और अगले साल 15 लाख हो जाए, क्योंकि यहाँ वोलेटाइल होता है। मतलब मार्केट वोलेटाइल का मतलब समझ रहे हैं? वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि मार्केट, जब आपने पैसा लगाया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने टीसीएस में पैसा लगाया, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बहुत बड़ी कंपनी है आईटी की, इस पे आपने पैसा लगाया, ठीक है। उसका दाम चल रहा था 3000 रुपये। जब आपने पैसा लगाया उसका दाम चल रहा था 3000 का एक शेयर था। आपने मान लीजिए 3 लाख रुपए लगा के इसमें 100 शेयर इसका ख़रीद लिया, ठीक है, 100 शेयर इसका आपने ख़रीद लिया 3 लाख में। अब अगले साल इसका रेट हो गया 2500, ठीक है, 2500 हो गया इसका रेट। तो आपको नुकसान कितना हुआ इसमें? लगभग 100 इंटू 500, लगभग 50,000 का आपको इसमें नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर
एक पहले साल में नुकसान हुआ, फिर दूसरे साल में इसका शेयर हो गया मान लीजिए 4,000 रुपये। वोलेटाइल होता है ये, मतलब जब आप इसको समझेंगे शेयर मार्केट को कैसे काम करता है तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से काम करता है। वो आगे मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, ठीक है। तो मान लीजिए नेक्स्ट ईयर इसका जो है 4,000 रुपये इसका दाम हो गया। अब आपको प्रॉफिट इसमें हो रहा है कितना, 50,000 का। पिछले साल आपको नुकसान हो रहा था 50,000 में। अगर उस नुकसान में आप डामाडोल हो जाते, आप अपने पेशेंस को खो देते कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, और बिना समझे बूझे शेयर मार्केट को बिना जाने परखे, तो आप एग्जिट हो जाते 50,000 का लॉस लेके, तो वो आपका 50,000 का लॉस हो जाता। और वही अगर आप शेयर मार्केट को जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कैसे काम होता है, अच्छी तरह आप जानते हैं, तो एक साल और अगर पेशेंस आप रखते तो वो 50,000 का आपका लॉस भी रिकवर होता, ठीक है फ्रेंड। 50,000 का वो लॉस भी रिकवर होता और उसके साथ साथ आपको 50,000 का प्रॉफिट भी मिलता। तो ये है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह होती है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, फंडामेंटल होता है, मतलब ये सीखने वाली चीज़ है। मैं इसमें इस वीडियो में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको ज़रूरी क्यों है। तो इसका सीधा मतलब ये है, ज़रूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन 7% से बढ़ रहा है हर साल, लेकिन 7% से रिटर्न देने वाला कोई जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कोई टूल है, वो एफडी नहीं है। एफडी 4% देता है। एलआईसी नहीं है, एलआईसी भी 4% लगभग देती है। आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी लगभग 7% के ही बराबर देगी। तो ये टूल नहीं है। टूल इसका यही है कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ अपने ना आप लगाइए। आपके पास 10 लाख की सेविंग है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो 10 लाख में कम से कम 3 लाख रुपए तो आप इसको 30% तो आप इसमें लगा सकते हैं। 7 लाख रुपए आप एफडी करा दीजिए, 7 लाख रुपए का आप एफडी करा दीजिए। 3 लाख तो आप रिस्क पे डालिए, इसको समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको उड़ा दीजिए, मैं उड़ाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं आप कह रहा हूँ समझ के, अच्छी तरह जान के शेयर मार्केट कैसे होता है। और इसमें स्टेजेज आती हैं कि आपको जब मार्केट चढ़ रही हो तब पैसा नहीं लगाना है। जब मार्केट क्रैश, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे क्रैश आया था अभी कोविड-19 का 2019 लास्ट में, जब क्रैश आया था मार्केट का, मार्केट 12,000 पे थी, निफ्टी 12,500 चल रही थी। तो उस क्रैश में 12,500, 12,500 से निफ्टी जो है 7,500 आ गई। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं उनको इस टाइम पैसा लगाना चाहिए था। अगर 7,500 पे निफ्टी जब थे, आप अगर 3 लाख लगाए होते, ठीक है फ्रेंड, अगर 3 लाख आपने लगाया होता 7,500 जब निफ्टी था, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मान लीजिए कि 2019, 20, 21, 2 साल मान लेते हैं। अगर 2 साल में इस समय निफ्टी का रेट क्या है मैं बताऊं आपको। इस समय निफ्टी 18,000 पे है। 12,500 से 7,500 गई, 7,500 से 2 साल के अंदर 18,000 पे है। 12.5 क्रॉस करके 18,000, सोच लीजिए 7 तरीके के, लगभग 2.5 गुना आपका पैसा हो गया होगा। ये 3 लाख जो आपने लगाया था, ये 3 लाख 2 साल के अंदर आपका 3 लाख रुपए जो है 2 साल के अंदर आपका 2 ईयर में आपका 2.5 गुना, यानी 3 दूनी 6 और 7.5 लाख रुपए हो गया। देख लीजिए, परसेंटेज निकाल के देख लीजिए आप। 7.5 लाख रुपए 2 साल में, 2 साल में 7.5 लाख रुपए, यानी कि 100% से ज़्यादा रिटर्न, 100% से ज़्यादा रिटर्न 2 साल के अंदर, 125% लगभग रिटर्न। है कोई इंस्ट्रूमेंट, बताइए आप, कोई इंस्ट्रूमेंट है? लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए आपको कि हाँ मार्केट क्रैश कर गई है, अब मुझे पैसा लगाना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको टेक्निकल आना चाहिए। ये नहीं कि जब मार्केट 18,000 पे है इस समय आप सोचें कि हम पैसा लगा दें और मेरा जो है सिर्फ 2 साल के अंदर 5 गुना 10 गुना हो जाए या 100 गुना हो जाए, तो अब थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब आपको और ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ती है इस टाइम पे कि जब मार्केट ऊंची है, मतलब कि हायर पे है, साइड पे है,
तो आप कौन से स्टॉक पे दांव खेल रहे हैं, किस पे आपको जाना है, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। जो आप मार्केट को सीखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जब आप अच्छी तरह से उसको समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब आप जो है इसमें काम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि MBBS की डिग्री आप जानते ही हैं। MBBS डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनता क्यों है इंसान? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ओवरऑल तो पैसा ही है, मेन चीज़ तो पैसा ही है। चलो वो तो ठीक है कि सेवा करना है, वो अलग की बात है, लेकिन मेन तो पैसा ही है। लोग पैसे के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इसीलिए करते हैं ना। नहीं तो आदमी दुकान खोल के ना बैठ जाए। ठीक है, मेन ये होता है फेम रहे, थोड़ा सा इज्जत रहे, उसके साथ साथ पैसा रहे। ठीक है, उसको करने के लिए हमको कितना टाइम लगता है? लगभग 6 ईयर। ठीक है, और उसके पहले जो एंट्रेंस की तैयारी करेंगे उसको छोड़ दिया हमने। 6 साल आपको लगता है MBBS के लिए। उसके बाद अगर आपको MD करना है MD के लिए आपको लगता है लगभग 2 साल। ठीक, मतलब 6 2 8 साल में आप जो है एक पेशेंट, अगर मान लीजिए 8 साल आपने MBBS कर लिया, एक पेशेंट से फीस आप ले रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल शुरू में 200 रुपये आप ले रहे हैं। ठीक है, 50 कस्टमर आपके पास है, 50 पेशेंट आपके पास आए, दिन भर में आपने 10,000 रुपये कमाया। ठीक है, 10,000 रुपये आपने दिन भर में कमाया। अब ये 10,000 रुपये आपने कमाने के लिए 8 साल लगाया है। ठीक है, 8 साल में डिग्री आपको मिली है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दो अलग चीज़ होती है। ट्रेडिंग आप करें, ट्रेडिंग वाले बंदे किसी मतलब जो अच्छे ट्रेडर हैं वो एक दिन में 1 लाख तक बना लेते हैं। एक दिन में, मैं डेली की बात मैं कर रहा हूँ, वो 1,50,000, 30,000, 40,000 इस तरह से वो जब भी बैठते हैं कमा के निकलते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने भी मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि वो एक साथ तुरंत डीमैट अकाउंट खुलाएं और डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद तुरंत उनका हो गया है। वो भी इसको सीखे हैं अच्छी तरह से, इसको उन्होंने सीखा हुआ है। जैसे MBBS करने के लिए सीखा जाता है, वैसे ये भी उनको कम से कम 5 साल, मिनिमम 5 साल, मिनिमम मार्केट को 5 साल जो है उन्होंने दिया है उसको सीखने के लिए। तब जाके वो आज 10,000 रुपये, 20,000 रुपये पर डे 10,000, 20,000 रुपये कमाई वो कर रहे हैं। पर डे की बात मैं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल वीडियो लंबा हो रहा है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो इन्फ्लेशन को जो काबू कर सकता है अच्छी तरह से, ठीक है, जो सच में इन्फ्लेशन को पराजित कर सकता है, डिफीट जो कर सकता है इन्फ्लेशन को, आपके पैसे की वैल्यू जो बचा सकता है, वो सिर्फ इक्विटी मार्केट है, मतलब शेयर बाज़ार है। ये मेरा कहने का मतलब है। यहाँ से आप 7% जो इन्फ्लेशन है उससे अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, तभी तो आपके पैसे की वैल्यू होगी। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई वीडियो में डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।